गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास टाइमिंग आपकी चेंज हो गई है ना। शायद आपका टेस्ट है 11:30 या 12 बजे से। तो कोई दूसरा टेस्ट होगा। हाँ। हाँ। अच्छा, कल कल जलेबी बटेगी। हाँ। टुमारो इज रिपब्लिक डे। आप तक मेरी आवाज़ जा रही है प्रॉपरली? किसी का चिट्ठा आया है कि सर आज 4 घंटे तक क्लास ले लीजिए, ऐसा क्यों? ये क्लास नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट में और सारे भी तो शेड्यूल्स होते हैं ना, हो सकता है टेस्ट टाइमिंग हो, तमाम चीज़ें। तो कृपया इस तरह की जिद ना किया करें। ये बताइए, रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं? है ना। हाँ। तो हम लोग ई गवर्नेंस पढ़ रहे थे। ठीक है। ई शासन। चलो जी। मंकी कैप, आप बताओ ई शासन क्या है? हाँ हाँ। ई शासन किसे कहेंगे? अरे सीधी भाषा में कह लीजिए, शासन में आईसीटी का प्रयोग। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये भी समझ में ना आए तो समझ लो इंटरनेट का। इंटरनेट और उससे जुड़ी हुई सुविधाओं का। इससे आसान क्या हो सकता है? भाई, ई शासन का सीधा सपाट मतलब है कि शासनिक प्रशासनिक गतिविधियों में क्या हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करेंगे। है ना। अब उसमें मोबाइल कंप्यूटिंग हो सकती है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये तमाम चीजें। मतलब आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार तकनीक या प्रौद्योगिकी, या फिर सामान्य भाषा में कह सकते हैं इंटरनेट और उससे जुड़ी हुई सुविधाएं। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं? आवाज बढ़ाऊं? हाँ, बढ़ जाएगी। अब देखिए, अभी बढ़ गई। अच्छा, फट के आ रही है आवाज। हाँ, अच्छा, कभी कभी मुझे भी महसूस होता है जैसे कि मेरी आवाज मेरे कानों में ही गूंज रही हो। कोई नहीं, अभी आपकी आपकी कंसर्न हमारे इंजीनियर तक पहुंच गई है। तुरंत प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, मुझे कोई एक लाभ आप बताएं, ई शासन का क्या लाभ है? कोई एक लाभ। पारदर्शिता आएगी। है ना, शासनिक गतिविधियों में नैतिकता का समावेशन होगा। हाँ। जनता को शासनिक प्रशासनिक कार्यों के प्रति सहजता महसूस होगी। जनता का सरकार से जुड़ाव होगा। समय बचेगा। राजस्व में बढ़ोतरी होगी, ये सारी चीजें तो सिंपल। चलिए, अब ई शासन के डिफरेंट मॉडल्स पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो सीधे सीधे आपके सिलेबस में मेंशन्ड है ई शासन, प्रतिमान और तमाम चीजें। ई शासन का मॉडल हमें पढ़ना है। कल शायद उसका एक ब्लूप्रिंट आप तक मैं, हाँ, पहुंचाया भी था। बट कोई बात नहीं। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई शासन के विभिन्न प्रतिमान। आप चाहें तो हिंदी में भी प्रतिमान के स्थान पे मॉडल लिख सकते हैं, बट कोशिश करिएगा अगर याद रहे तो प्रतिमान ही लिखें। है ना।
फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ई शासन से संबंधित विभिन्न प्रकार के इंटरेक्शंस, है ना, प्रवाह, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, है ना, शासन से नागरिकों तक। क्या मॉडल का मतलब प्रतिमान? मैं यही बता रहा था कि अगर प्रतिमान लिखने में कोई दुविधा हो तो आप प्रतिमान की जगह क्या लिख लेंगे? हिंदी में मॉडल लिख लेंगे। हाँ, ढांचा, स्वरूप, मसौदा, ड्राफ्ट, बिल। अब इसमें ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है? इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, इससे अच्छे शब्दों से परिचित होंगे, है ना। आप क्या करेंगे, करंट अफेयर्स की तैयारी के नाम पे न्यूज़पेपर या न्यूज़ की क्लासेस अटेंड करते हैं। करंट अफेयर्स, द हिंदू क्लासेस, समाचार पत्रों पे आधारित क्लासेस, वो कोरी बकैती होती है, कुछ नहीं होता। आधे घंटे 45 मिनट में कौन सी न्यूज़ की एनालिसिस कर दोगे? फर्जी के कट कॉपी पेस्ट चलता है सब। ईमानदारी से ठहराव के साथ एक समाचार पत्र नियमित रूप से पढ़िए। समाचार पत्र पढ़ने का मतलब केवल सुनना नहीं होता। जब पढ़ेंगे तो आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल बूस्ट होती है। शुरू के एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद जब अगले पैरा में आप मूव करते हैं तो पिछले पैरा में क्या पढ़ा था वो दिमाग में आप कॉम्प्रहेंड करते हैं कि नहीं? कई बार ऐसा लगता है कि पिछले पारा में जो पढ़ा वो भूल गया, तो फिर पलट के जाते हैं, पढ़ते हैं उससे। यही तो है कॉम्प्रहेंशन स्किल, इसी को कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। हाँ, बोध क्षमता। हाँ हाँ, है ना, अभी उसको डिस्कस करना है, पढ़े नहीं थे। अब ऐसे कहेंगे तो इस तरह से तो ये भी पढ़ लिए थे। इस आसन के मॉडल की भी चर्चा किया था कि नहीं? हाँ, अच्छा, पहले क्या चाह रहे हैं कि इंटरेक्शन पहले समझा दूं? बात तो एक ही हुई, वो समझे या ये समझे, बारी बारी से समझ लीजिए। पहले मॉडल्स को समझ लेते हैं, फिर अंतःक्रिया समझ लेंगे। हाँ, तो ई शासन के विभिन्न प्रतिमान। अब इसमें पहला प्रतिमान हमने कौन सा शॉर्ट लिस्ट किया था, बताइए? हाँ, व्यापक प्रसार प्रतिमान। व्यापक प्रसार प्रतिमान, समझेंगे इसके बारे में। कल तो जस्ट आपके सामने इसे प्रस्तुत किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया रहे। नहीं, कई बार होता क्या है, तमाम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं तो अगली क्लास में आने से पहले उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ाया गया है। क्योंकि क्लास करने के बाद जाएंगे, नोटबुक अपने मेज पे रख देंगे, और वो नोटबुक अगले दिन की क्लास से पहले ही खुलेगी, वो भी क्लास में आकर। उन्हें भी कोई असुविधा ना हो, हम तो सबका ख्याल रखते हैं। व्यापक प्रसार प्रतिमान, इसी को बोलते हैं हम, हाँ, ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। इसी को हम वाइडर डिसेमिनेशन मॉडल भी कहते हैं। वाइडर डिसेमिनेशन मॉडल, डिसेमिनेशन का मतलब ही होता है प्रसार, स्प्रेड आउट, प्रसारित करना। दूसरा प्रतिमान है क्रिटिकल फ्लो मॉडल। जी, में क्या बोलेंगे इसको? मुख्य प्रवाह प्रतिमान। मुख्य प्रवाह प्रतिमान, क्रिटिकल फ्लो मॉडल। ध्यान से समझिएगा, अगले 15-20 मिनट में ये आपके दिमाग में छप जाएगा। दूसरा कौन सा है? कंपैरेटिव असेसमेंट मॉडल, तुलनात्मक निर्वचन प्रतिमान या तुलनात्मक विश्लेषण प्रतिमान। तुलनात्मक विश्लेषण प्रतिमान।
कंपैरेटिव असेसमेंट मॉडल। और चौथा है, हाँ, कौन सा? हाँ, सर्विस डिलीवरी मॉडल। सेवा प्रदाता प्रतिमान, सर्विस डिलीवरी मॉडल। यही कुल 4 मॉडल्स हैं ई गवर्नेंस। पहले मॉडल के बारे में जानते हैं। इसका नाम है वाइडर डिसेमिनेशन मॉडल, यानी व्यापक प्रसार प्रतिमान। जैसे देखिए, व्यापक प्रसार प्रतिमान। एक बात तो आपको मालूम है ना, गवर्नेंस के मतलब को समझने के साथ ही आप यह जान पाए हैं कि यहाँ आम तौर पे दो पार्टीज होती हैं, दो प्रोमिनेंट पार्टीज। एक तरफ स्टेट और दूसरी तरफ सिटीजन्स, है ना। अब स्टेट सिटीजन्स के लिए जो भी करना चाहे, उसके लिए चाहे सिटीजन्स के ही किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की मदद ले ले या बाजार की शक्तियों की मदद ले ले, ये स्टेट के ऊपर है। जैसे आमतौर पे गवर्नेंस में क्या होता है, स्टेट सिटीजन के लिए वर्तमान में जब काम करता है, सिटीजन्स के ही अलग अलग समूह जैसे सिविल सोसाइटीज़ वगैरह को कंसीडर करता है, साथ में मार्केट को कंसीडर करता है। आप कह सकते हैं कि मार्केट प्लस सिविल सोसाइटीज़, इन दोनों की मदद लेते हुए स्टेट क्या करेगा, अवेलेबल रिसोर्सेज का, हाँ, अधिकतम नियोजन करेगा या सक्षमतम उपयोग करेगा, और उपलब्ध संसाधनों का दक्षतम नियोजन। नियोजन का संबंध ही है यहाँ उपयोग से। दक्षतम नियोजन किसके लिए करेगा? सिटीजन्स के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, नागरिक हितों को पूर्ण करने के, नागरिक हितों को पूर्ण करने के लिए। बताइए, पूरे गवर्नेंस का यही स्वरूप है ना। मतलब मेन फंडामेंटल यही है गवर्नेंस का, अभिशासन का। अभिशासन में, अभिशासन को अंजाम देने वाली इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं? स्टेट। स्टेट मतलब सरकार, सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं, से संबंधित तंत्र, इनको हम स्टेट बोलते हैं, राज्य। ये किसके लिए काम करेगा? लोक आकांक्षाओं की अभिपूर्ति। और लोक आकांक्षाओं की अभिपूर्ति के लिए काम करते समय लोगों से जुड़े हुए संगठनों की मदद ले ले, राय ले ले, मंत्रणा ले ले, साथ में बाजार तथा बाजार के तंत्र की मदद ले ले, तो आपको नहीं लगता कि शासन से संबंधित जनता के लिए जो कुछ भी किया जाना है, उसके लिए जो उपलब्ध संसाधन है, उनका दक्षतम नियोजन संभव हो सकेगा? यही पूरी प्रक्रिया शासन है ना, और क्या है? यही पूरी प्रक्रिया शासन है। अब देखिए, ये जो व्यापक प्रसार प्रतिमान है, व्यापक प्रसार प्रतिमान कहता है कि राज्य, राज्य मतलब सरकार व उसकी संस्थाएं, शासन से संबंधित जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, उसको इन जनरल पब्लिक डोमेन में रखते हैं, पब्लिक डोमेन में रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सरकार ने अपने पोर्टल पे आके ये पब्लिश कर दिया, ऑनलाइन पब्लिश कर दिया, देखो भाई, हमारे अमुक अमुक मंत्रालय हैं, 54 मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय के अमुक अमुक विभाग हैं, अमुक अमुक स्कंद हैं, इनमें काम करने वाले लोग एक्स वाई जेड, इस तरह से किस पे कौन सी जिम्मेदारी है, कौन व्यक्ति किस विभाग का दायित्व संभाल रहा है, ये सारी जानकारियाँ अगर आप तक रख दी जाए, तो मान लीजिए उससे संबंधित कोई इशू क्रिएट होता है, तो आप उस इशू को रिजॉल्व कराने के लिए संबंधित अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए देश में कोई कानून लाया जाना है या कोई नई योजना पे काम चल रहा है। आपको मालूम है ना कि योजनाएं कैसे बनती है? मंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को संपर्क करते हैं और बोलते हैं कि आप अमुक योजना पर एक लेआउट तैयार करें।
तो जो लेआउट उन्होंने तैयार किया, अभी योजना योजना फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, प्रक्रिया चल रही है, और उसी दौरान सूचनाएं अगर आपको उपलब्ध करा दी जाए, कैसा रहेगा? जाहिर सी बात है आप भी समीक्षा कर पाएंगे ना कि हमारे लिए सरकार जिस योजना का सृजन करने जा रही है, वो योजना कुछ इस प्रकार की होने वाली है, पहले ही जान जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में जो अगर इस तरह से कुछ किया जा रहा है या किया जाएगा, कोई अनोखी बात है। दुनिया में बहुत पहले से ऐसा होते रहा है। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आप पढ़ेंगे, फ्रांस में जो न्यायपालिका है, वो कानून बन जाने के बाद कानून की समीक्षा नहीं कर सकती। यानी कानून बनने से पहले वो समीक्षा कर सकती है, बन जाने के बाद। यानी कानून बनने से पहले का मतलब है कि जब कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, मसौदा तैयार किया जाएगा, उस मसौदे में कौन कौन से पहलू होंगे, कानून के कौन कौन से प्रमुख बिंदु होंगे, ये मानेंगे ना कि आम जनता के बीच उसे रख दिया जाता होगा। तभी तो मान लीजिए कानून के मसौदे से संबंधित किसी मुद्दे पर जनता के किसी वर्ग विशेष को कोई आपत्ति होती है तो वो न्यायपालिका को अप्रोच कर, देखो साहब ये जो कानून बन रहा है से हमें आपत्ति है, खास करके कानून के अमुक बिंदु पर हमें आपत्ति है। न्यायपालिका उसे तुरंत संज्ञान में लेगी और उस ड्राफ्ट को रिव्यू कर देगी कि नहीं, इस ड्राफ्ट से इसको हटाओ। और जब पूरी सहमति बन जाएगी तो कानून का निर्माण होगा। एक बार कानून का निर्माण हो गया तो अब न्यायपालिका के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये वहाँ की व्यवस्था है। आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जब पढ़ते होंगे, यूनिट नंबर 4 में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, तुलनात्मक संविधान। वहाँ पर फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भी पढ़नी होती है। वहाँ देखेंगे फ्रांस में विधायिका कानून नहीं बनाती। आपको जान के ताजुब होगा, जो कार्यपालिका है जैसे मंत्रिपरिषद, इसके द्वारा कानून बनाया जाता है। विधायिका यानी जो उसकी नेशनल असेंबली है, जैसे हमारी संसद, वो केवल गाइडिंग प्रिंसिपल जारी करती है, दिशा निर्देश। कानून बनाएगा कौन? कार्यपालिका। कार्यपालिका का आकार तो विधायिका की तुलना में हमेशा छोटा होता है ना, इसलिए वहाँ कानून बनाना आसान हो जाता है। प्लस जो कार्यपालिका के लोग हैं वही तो जनता के बीच में हैं। हमेशा जनता ने उन्हीं को जवाबदेही दी है, उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी है, अपना ब्रॉडर मैंडेट शो करके, व्यापक जनादेश शो करके, यही कानून बनाने दो। खैर उनका अपना पैटर्न है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पैटर्न उनसे अच्छा है या खराब है। अपनी अपनी परिस्थितियों, हर देश अपना पॉलिटिकल पैटर्न हाँ बनाता है। हमारा पैटर्न हमारे लिए अच्छा है, उनका पैटर्न उनको मुबारक हो। खैर, लेकिन ये व्यवस्था है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कानून बन जाने के बाद आपको खबर लगे और आप देखिए कि अच्छा इस कानून में अमुक अमुक पहलू हैं, और फिर रट्टा लगाना शुरू कर दिया कि यार इस बार की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। का मतलब कानून बनने से पहले आपको उस कानून के मसौदे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी ना। और अगर मान लीजिए कानून बनने से पहले ही आपको ये जानकारी दे दी जाए, तो ये कानून बनेगा, इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार का हो। ऐसा नहीं है, मीडिया के माध्यम से हमारे यहाँ भी थोड़ी मोड़ी जानकारी आ जाती है, लेकिन उतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती, और संभव है उतनी ऑथेंटिसिटी के साथ अवेलेबल नहीं होती। जब गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूशंस खुद अपने प्लेटफॉर्म से उस सूचना को साझा करेंगे तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर पाएंगे। यही तो बात यहाँ हो रही है। जो आपका ये पहला प्रतिमान है, तो हमने क्या बोला? वाइडर डिसेमिनेशन मॉडल, व्यापक प्रसार प्रतिमान। ये इसकी बस यही कोशिश होती है कि सरकार के मंत्रालय इत्यादि से जुड़ी सूचनाएं जनता को सहजता से उपलब्ध कराई जा सके, है ना। दूसरी बात, जो कानून के मसौदे हैं, मतलब बिल, कानून के मसौदे जनता तक ओपन हो, सरकार की योजनाएं, नीतियां
इन सब के बारे में जो डेटा है, सूचनाएं हैं, वो जनता को उपलब्ध करा। ये कौन सा मॉडल है? ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल यानी आप कह सकते हैं व्यापक प्रसार प्रतिमान। यानी सरकार की संस्थाएं, संस्थाओं के द्वारा किया जाने वाला कार्य, है ना, उन संस्थाओं के द्वारा बनाई जाने वाली नीतियां, उनकी कार्य योजनाएं, इन सब की जानकारी बड़े स्तर पे जनता के बीच फैला देना। कौन सा मॉडल होगा? व्यापक प्रसार मॉडल। अच्छा, आप ही बताइए, बिना गवर्नेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किए ये पॉसिबल है? ब्रॉडर स्तर पे पहुंचा सकते हैं? नहीं। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में बैठे हुए रेलवे मंत्रालय रेलवे से संबंधित कोई सूचना प्रसारित करना चाहती है, आईसीटी के माध्यम से, जाहिर सी बात है, इंटरनेट के माध्यम से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्या वो सूचनाएं आम जनता तक आसानी से आज भी पहुंच पा रही है? इसमें दो खामियां हैं। एक, सरकारी संस्थाएं सूचनाओं को जनता के सामने प्रकट करने में कंजूसी। इसी योजना के बारे में अगर 10 बातें हैं, उनमें से केवल अच्छी अच्छी 2-3 बातें प्रकट कर दी जाती है, 6-7 बातें छुपा ली जाती है। आप कहेंगे ना कि ई गवर्नेंस के मार्ग में आने वाली एक बाधा है। दूसरी चीज, हिंदुस्तान की आज भी महत्तम आबादी गांवों में रहती है कि नहीं? अगर शहर और गांव में हिंदुस्तान को बांट दें, शहरी आबादी की तुलना में ज़्यादातर कौन सी आबादी है? ग्रामीण आबादी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आप देखेंगे अबाध तरीके से, यानी बिना किसी बाधा के, जिस रूप में इंटरनेट सुविधाएं होनी चाहिए उस रूप में अभी विकसित नहीं हो पाई है। तो आप सूचना साझा ही करें, लेकिन जनता तक वो पहुंच। प्लस आम जनता की भी अपनी अपनी समस्या है, उनकी भी अपनी एक अलग तरह की अभिवृत्ति मूलक समस्या है, जागरूकता का अभाव। उन्हें बहुत इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब हम गवर्नेंस में आगे बढ़ते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि केवल नेशनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सूचनाएं ही जनता तक ना पहुंचाई जाए, बल्कि लोकल बॉडीज़ की भी सूचनाएं पहुंचाई जाए, लोकल बॉडीज़ की भी। और आप देखेंगे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के तहत अलग अलग राज्य अलग अलग पहल कर रहे हैं, अलग अलग पहल कर रहे हैं। जैसे कोई शिक्षा से संबंधित, जैसे अ, ई सेवा, भूमि, अ, अ, और भी दूसरे दूसरे राज्य अलग अलग ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अब इनमें इनकी कोशिश यही होती है कि जैसे मान लीजिए भूमि से संबंधित कोई योजना है कि राज्य ने ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के रूप में लैंड रिफॉर्म्स या लैंड इश्यूज से जुड़ा हुआ कोई मसला डील करने की, या तो वो क्या करेगा, लोकल लेवल पर कियोस्क बना दिए जाएंगे, समझ रहे हैं, सरकार के। और वहाँ पर सरकार के ही परमानेंट या एडहॉक बेसिस पे ऑफिशियल्स बैठा दिए जाएंगे, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ उनके पास होगा। अब मान लीजिए कोई जनता या जनता का कोई वर्ग जमीन का टैक्स देने वाला हो, या मान लीजिए हाउस टैक्स देने वाला हो, उसे कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, उसे तहसील जाने की ज़रूरत ना पड़े, या अन्य माध्यमों का प्रयोग ना करना पड़े, वो अपना इजली जाए और उस कियोस्क पे, सिंपल प्रक्रिया होती है, सारा प्रक्रिया वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कर डालेगा और आसानी से आप अपना भुगतान करके वापस लौट आएंगे। ये सारी पहल की जा रही है। खैर, व्यापक प्रसार प्रतिमान की यही विशेषता है, सूचनाएं बड़े स्तर पे जनता तक पहुंचाई जाए, सीधी सी बात। न कैसी सूचनाएं? शासन से संबंधित सूचना। क्यों? जब तक जनता शासन से संबंधित गतिविधियों से रूबरू नहीं होगी, तब तक शासनिक व्यवस्था में वो जन भागीदारी निभा पाएगी नहीं। इनपुट आउटपुट, आगत और निर्गत के बीच समन्वय होना चाहिए, तो ही मानकर चलिए कि शासन व्यवस्था सही तरीके से चल रही है। अगर आगत और निर्गत में किसी भी स्तर पे असंतुलन पैदा हुआ, फिर गवर्नेंस गुड गवर्नेंस तो नहीं कहला पाएगा। और ई गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक तरीका है। ई गवर्नेंस इज सिंपली अ काइंड ऑफ गुड गवर्नेंस, है ना? हाँ, तो ये व्यापक प्रसार प्रतिमान आप समझ गए। इसमें सारी आम सूचनाएं जनता तक पहुंचाने की कोशिश। दूसरा जो है, अभी समझते चलिए, बोर्ड वर्क करना हो तो इसे फॉलो कर लीजिए, नहीं आपको मैं लिखवा दूंगा।
मुख्य प्रवाह प्रतिमान, प्रवाह प्रतिमान। आप ध्यान रखिएगा, ये जो मुख्य प्रवाह प्रतिमान है ना, इसमें हर प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती, विशेष प्रकार की सूचनाएं, और वो भी विशेष प्रकार की सूचनाएं सभी को प्रदान नहीं की जाती, किसी विशेष वर्ग या विशेष संगठन को। जैसे मान लीजिए सपोज कोई डिपार्टमेंट है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, किसी यूनिवर्सिटी से संलग्न, माना कि वो भ्रष्टाचार पे शोध कर रहा है, उस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार पे शोध जारी है। जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार से संबंधित आंकड़े उन्हें चाहिए कि नहीं। अब वो सरकार को अप्रोच करेंगे कि हमें भ्रष्टाचार से संबंधित पिछले 5 साल के भारत के आंकड़े चाहिए, तो सरकार उन्हें वो प्रोवाइड कराएगी। इसे क्या बोला गया? मुख्य प्रवाह प्रतिमान। तो देखिए, व्यापक प्रसार प्रतिमान और मुख्य प्रवाह प्रतिमान, इसका अंतर समझ गए? व्यापक प्रसार में सारी आम सूचनाएं सारे आम जनों को प्रोवाइड की जाती है, और मुख्य प्रवाह प्रतिमान में विशिष्ट कोटि की सूचनाएं, वो भी विशिष्ट वर्गों को, विशिष्ट वर्गों मतलब विशिष्ट संस्थाओं को कह लीजिए, विशिष्ट संस्थाओं को। आमतौर पे जैसे मान लीजिए आप शोध कर रहे हैं या कोई अन्वेषण कर रहे हैं, उस हेतु अगर आपको सरकार से सूचना चाहिए तो सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्लो मॉडल अंडर ई गवर्नेंस। और इलेक्ट्रॉनिक मैनर में ही ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी सूचना, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। तुलनात्मक विश्लेषण प्रतिमान, कंपैरेटिव। हाँ, अच्छा, सेवा प्रदाता की जगह सेवा आपूर्ति लिख लीजिए, है ना, सेवा आपूर्ति, ये ज्यादा सटीक होगा। सर्विस डिलीवरी मॉडल में मैं क्या लिखवाया था आपको? सेवा प्रदाता ना, तो सर्विस प्रोवाइडर मॉडल हो जाता ना प्रदाता। हाँ, तो सेवा आपूर्ति अधिक सटीक शब्द होगा, सेवा आपूर्ति, सेवा आपूर्ति। है, तुलनात्मक विश्लेषण प्रतिमान में क्या होता है आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा। यहां सरकार की कोशिश होती है जनता को हम बेहद निरपेक्ष, तार्किक व पारदर्शी सूचनाएं उपलब्ध कराएं। और ध्यान रखिएगा, तार्किकता, पारदर्शिता, निरपेक्षता, इसका अवलोकन तभी होगा जब आप तुलना करेंगे। मान लीजिए मैं कहूं कि ये दोनों स्टूडेंट्स बहुत होनहार हैं, तो फिर इनमें कंपैरिजन कर डालेंगे कि क्या विशेषता है, और जाहिर सी बात है जब कंपैरिजन करेंगे तो किसी न किसी में कोई ना कोई कमी निकलेगी, कुछ कमी इनमें कुछ कमी इनमें। कमियों को दरकिनार कर देंगे, अच्छाइयों को आप तक पहुंचा देंगे, ताकि अब कमियों से दूर रहें, अच्छाइयों से दूर। यही है तुलनात्मक विश्लेषण प्रतिमान। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तुलना कहाँ होती है? सूचनाएं निजी क्षेत्र में भी उपलब्ध है, सूचनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में भी उपलब्ध है। ठीक, यहाँ सरकार क्या करती है कि निजी क्षेत्र की सूचनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र की सूचनाओं के साथ जोड़ती है, एक मंच पे लाती है, एक प्लेटफॉर्म पे, और फिर दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। कई अवसरों पर निजी क्षेत्र की सूचनाएं जनता के लिए अधिक कारगर होगी, कई स्तरों पर सार्वजनिक क्षेत्र की। जो उत्कृष्ट सूचनाएं होंगी वही जनता तक पहुंचाई जाएगी। इससे क्या होगा? जनता का सरकार में विश्वास बढ़ता है, राज्य और नागरिक के बीच संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, सरकार के प्रति आपके मन में ट्रस्ट सरप्लस जनरेट होगा, विश्वास बहाली बढ़ेगी। समझ रहे मेरी बात? इसी मकसद से इस मॉडल को फॉलो किया जाता है गवर्नेंस में। तो सरकार कंपैरेटिव असेसमेंट मॉडल इसीलिए फॉलो करती है कि वो जनता का विश्वास जीत, जनता का पास वो बताएगी कि देखो जी, इस पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में निजी क्षेत्र में अमुक अमुक सूचनाएं हैं, तो रिकॉर्ड शो किया जाएगा कि भाई निजी क्षेत्र में इस परंपरा को फॉलो करते हुए इतनी तरक्की सुनिश्चित की गई। ऐसा है, अब हम सरकारी क्षेत्र में भी उस सूचना का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा यार हमारी सरकार तो बहुत चिंतित है हमारे लिए, इतनी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हमारे लिए योग में ला रही है। क्लियर है ये? ठीक, चौथे प्रतिमान पे पहुंचने से पहले तीनों प्रतिमान फटाफट राउंड में मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर दूसरे साल एक सवाल फिक्स है इस मॉडल से।
और कुछ नहीं करना है, बस सामान्य समझ होनी चाहिए इस पे, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, टेल टाइप आएगा जिसमें आपको लिखने के लिए 25 से 50 शब्द ही मिलेंगे, पर जानकारी तो होनी चाहिए। चलो, व्यापक प्रसार प्रतिमान, इसमें क्या होता है? पहली बात, यहाँ जो भी खेल हो रहा है किसके किसके बीच? बिल्कुल, जनता और, हाँ, तो सरकार इसमें मेन प्लेयर है क्योंकि वो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, और हम, हाँ भाई, सेवा ग्राहक हैं। हाँ, सरकार की सेवाएं ले रहे हैं। अब मान लीजिए कोई सेवा प्रदाता है, सेवा प्रदाता अपने कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को सेवा देते समय उपभोक्ताओं की मंशा को भी समझ जाएं, की इच्छा को भी समझ जाएं, तो आपको नहीं लगता कि आगे बेहतर सर्विस डिलीवरी हो पाएगी? तो यही सिस्टम है। जहां प्रबंधन की बात आएगी, आप यहां पर भी लिखते समय, बोलते समय उपभोक्ता शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? आम नागरिक क्या है सरकार के सामने? एक उपभोक्ता है। किसका उपभोग कर रहा है? सरकार की सेवाओं का। सरकार यहाँ सेवा प्रदाता है। गवर्नमेंट इज जस्ट लाइक इंडस्ट्री, गवर्नमेंट इज जस्ट लाइक कंपनी। गवर्नमेंट उपलब्ध संसाधनों का क्या करेगी? दक्षतम नियोजन करते हुए प्रोडक्शन करेगी। इसका प्रोडक्शन, नीतियों का, सेवाओं का, योजनाओं का, इसके लिए करेगी, हमारे लिए। अब सरकार ने कोई ऐसी नीति बना दी और हमें पसंद ही नहीं आ रहा है, अब हम जाकर रामलीला मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार कहेगी चाहे जो कर लो, हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। ऐसी सरकार, हाँ, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप गुड गवर्नेंस की उम्मीद रखते हैं तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए, तो जन भावनाओं का ध्यान न रखे। आप बताइए, कोई भी सेवा प्रदाता अगर उपभोक्ताओं की इच्छाओं का ख्याल नहीं रखेगा, शटर डाउन हो जाएगा कि नहीं? सीधी सी बात है। फिर है, आप गवर्नेंस पढ़ रहे हैं मुझसे, पता चला गवर्नेंस 15-20% पोर्शन पढ़ा के निकल लिया, अभी पता नहीं चला। बाद में थोड़ा जब सिलेबस में मैच्योर होंगे तो आप कहेंगे ये तो टीचर खेला कर गया। फिर क्या सोचेंगे आप आगे चल के? हाँ, कि ऐसे टीचर से पढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ी भूल थी। मन में आएगा ना? फिर दोबारा सावधान हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमेशा कंज्यूमर की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। और कई बार कंज्यूमर बेवकूफ़ भी होता है, उसे मालूम नहीं होता कि हमें वास्तव में क्या चाहिए। किसी ने भड़का दिया ना, कोरोना का इंजेक्शन नहीं लेना, जीवन खराब हो जाएगा। तो बताइए, उपभोक्ता को समझाना जरूरी है कि नहीं? उपभोक्ता को समझाया भी जाना चाहिए कि तुम गलत सूचनाओं के, हाँ, बहकावे में ना आओ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसे अच्छी सूचनाएं भी देनी होगी, उसे उसके अंदर तार्किकता का भी बोध कराना होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ मीडिया का दायित्व, एक बहुत बड़ा दायित्व ये है, भारतीय लोकतंत्र के बारे में आम जनमानस को सुशिक्षित करें, जनता के मध्य लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करें। और इस लिहाज से आपको बताऊं, प्रशासनिक अधिकारी सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग सेवाओं के अंदर, देश के अलग अलग कोने में। सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, शासन के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, शासन के अभिन्न हिस्सा होने के नाते नौकरशाहों का भी ये दायित्व बनता है जनता को, जनता जहाँ भी जिस मामले में, खास करके लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में, अगर अजागरूकता का शिकार है तो जागरूक बनाने की पहल है मेरी बात। जब आप ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पे जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार बता दी कि आपको भाई टारगेट दे दिया गया XYZ, इसको फुलफिल करना है इस महीने में, केवल वही करना है। नहीं, उसके अलावे बहुत सारी चीज़ें हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसको आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कोई नई इनिशिएटिव आप नहीं ला सकते, लेकिन जो ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स है, बताइए उसको आप शार्पन कर सकते हैं कि नहीं? उसको धारदार बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं। आप स्कूलों का दौरा करिए, छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट करिए, जो ग्रामीण इलाके में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके टीचर्स को मोटिवेट करिए। ये नहीं कि स्कूल में गए और टीचरों के साथ बदतमीजी करने लगे, ये क्या तरीका है, ऐसे वैसे उल्टा सीधा। फिर लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, उस प्रोफेशन में जाना नहीं चाहेंगे। सबसे बड़ी समस्या आपको बताऊं नौकरशाही के अंदर अभिवृत्ति को लेकर है, एटीट्यूड को लेकर। ये बहुत बड़ी समस्या, और ये तब तक ये समस्या नहीं जाएगी ना जब तक ये जो फर्जी के कोड ऑफ कंडक्ट और क्या कहते हैं प्रोटोकॉल, इसका ध्यान रखेंगे। प्रोटोकॉल में सुनम्यता आनी चाहिए। कई बार तो इमीडिएट फॉलोअर है आपका, इमीडिएट सक्सेसर,
अब जैसे मान लीजिए आप डीएम हैं और ये एडीएम है, रैंक का पोजीशन का तो एक ही अंतर है ना, एक प्रमोशन का फासला है। लेकिन एडीएम साहब आपके ऑफिस में आने से पहले 4 बार कॉलर चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, परेशान। अब उनको 5 बातें करनी है डीएम साहब से, 4 भूल चुके हैं, क्या होगा बताओ? ये बड़ी समस्या आपको बताऊं, इस चीज को समझना होगा। हमारे प्रशासनिक अधिकारी किसी उपनिवेश की प्रजा को एडमिनिस्टर करने के लिए नहीं है, स्वतंत्र देश की संप्रभु नागरिक के लिए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और इन दोनों में फर्क करना होगा। माना कि ब्रिटिश लीगेसी है, व्यवस्था को लीगेसी के रूप में मनाइए या चलाइए, व्यवस्था की कमियों को लीगेसी के रूप में आगे मत बढ़ाइए। और कई बार हमारे यहाँ ये दिखता है कि हम व्यवस्था की अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी अपनी लीगेसी बना रखें। लीगेसी मतलब वसीयत, परंपरा, दादाजी की पिताजी के पास आ गई, पिताजी की आप जी के पास आ गई, आप जी की आपके बेटा जी के पास आ गई। समझ रहे मेरी बात? हाँ, इसे क्या कहते हैं? लेगेसी। लेगेसी जो कह लीजिए। मैं नज़दीक आया तो आपको लगा कि सर चिट्ठा लेने आए हैं। एक साथ एड्रेस करेंगे इसको। सरकार द्वारा जो डाटा प्रस्तुत किया जाएगा उसकी सत्ता का आधार यही होगा कि सरकार की अधिकृत वेबसाइट से प्रस्तुत किया जाएगा, है ना? अब सरकार आपको जस्टिफाई करने के लिए तो नहीं कहेगी कि आओ भाई हमारी मीटिंग हो रही है सचिवों की, किनारे आप भी बैठ जाइए, वो बहू वही सुनिए जो हम बोल रहे हैं, ताकि आपको विश्वास हो सके। ये पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, तो आपको भी भरोसा करना पड़ेगा कि यह अधिकृत वेबसाइट है, यहाँ से जो सूचना आ रही है वो उचित है। अब मीडिया वाले एग्जिट पोल के बारे में क्या बोल रहे हैं वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, भरोसा करना पड़ेगा। अब आप कहें कि ये कैसे माने कि ईसीआई की वेबसाइट पे जो सूचनाएं आ रही है वही उचित है, वही तार्किक है? तब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन यही है कि इसका कुछ किया जाए अपने मस्तिष्क का, है ना? नहीं, मैं तो पागलपन नहीं कहूँगा, ये थोड़ा सा डिसअप्रूविंग टर्म होगा। हाँ, बट ये बेवजह की जीत कहलाएगी। तो व्यापक प्रसार प्रतिमान, सामान्य सूचनाएं आम जनमानस तक उपलब्ध करा दी जाए सरकार और उसकी संस्थाओं के द्वारा बड़े स्तर पर। मुख्य प्रवाह प्रतिमान, केवल विशिष्ट सूचनाएं, और किसको? विशिष्ट संस्थाओं को जो विशिष्ट दायित्वों का निर्वहन कर रही है। तुलनात्मक विश्लेषण प्रतिमान, हाँ, जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बेस्ट गवर्निंग और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, उनसे जुड़ी हुई सूचनाएं हम इकट्ठा करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या पब्लिक सेक्टर की। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर से सूचनाएं इकट्ठा करेंगे, दोनों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, और जो बेहतर सूचनाएं होंगी, जो बेस्ट गवर्निंग और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस को इंडिकेट कर रही होगी, उनको हम जनता के पास रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। इससे जनता को लगेगा कि सरकार हमारे लिए चिंतित है। इससे जनता और सरकार के बीच की जो बॉन्डिंग है वो मजबूत हो। सेवा आपूर्ति प्रतिमान, सर्विस डिलीवरी मॉडल, ध्यान रखिएगा इसका संबंध वैश्विक शासन से है। जैसे मान लीजिए हम भूमंडलीकरण के दौर में जी रहे हैं। आप सबको मालूम है कि भूमंडलीकरण ने राष्ट्रीय नागरिकता को किस में कन्वर्ट कर दिया? हाँ, मतलब थ्योरेटिकली नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली लगभग वैसा ही हो गया है, वैश्विक नागरिकता। तो आज हमारे अंदर तेजी से विश्व नागरिकता की जो अभिवृत्ति है, विश्व नागरिकता की जो धारणा है वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है इसका अनुमान बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। सुबह सुबह उठे, आपने न्यूज़पेपर देखा और न्यूज़पेपर में पता चला कि श्रीलंका के अंदर वहाँ की सरकार ने प्रायोजित तरीके से एक बार फिर तमिलों पर बर्बरता प्रारंभ कर दी। अब आपको लगेगा यार ये तो गलत हो रहा है, कम से कम राज्य को अपने नागरिकों के बीच विभेद पैदा करते हुए किसी वर्ग विशेष का ऐसे उत्पीड़न। आपकी राय जनरेट हो गई कि नहीं? आपका देश श्रीलंका तो नहीं है, आप श्रीलंका के नागरिक भी नहीं हैं, लेकिन मन में चिंता, इसी को कहते हैं सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजन। समझ रहे हैं मेरी बात? तो चूंकि भूमंडलीकरण ने देशों को एक दूसरे के नजदीक ला दिया है ना, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी में विकास की वजह से आज पूरा विश्व एक ग्राम का रूप धारण कर लिया है।
हम कहते हैं कि भूमंडलीकरण ने विश्व को वैश्विक ग्राम में तब्दील कर दिया। वैश्विक ग्राम क्यों कहा गया? इसलिए कि गांव में फलां के घर क्या हो रहा है, फिलां के घर कौन नातेदार रिश्तेदार आया है, पूरे गांव को पता चल जाता है। चल जाता है कि नहीं? ये दिखाता है, अफिनिटी दिखाता है, नजदीकी दिखाता है। आज भूमंडलीकरण ने पूरे विश्व को एक दूसरे के बेहद सन्निकट ला दिया है। अब हमारी जो सोच है, हमारी जो नागरिकता की अवधारणा है, अब वो वैश्विक नागरिकता में कन्वर्ट होने लगी। अगर आप तक मान लीजिए सपोज थोड़ी देर के लिए ऐसा हो, ये सुनने को मिले कि भारत सरकार प्रायोजित तरीके से भूटान के लोगों के साथ अन्याय कर रही है, और सही खबर आपको पता चल जाए, क्या आप अपनी सरकार का पीठ थपथपाएंगे? आप सरकार की खिलाफत करने लगेंगे, और हो सकता है अगले चुनाव में हाँ सरकार के प्रति नाराजगी भी आप आ दें। इस भूमंडलीकरण ने जैसे जैसे विश्व नागरिकता की अवधारणा को बढ़ावा दिया है, वैसे वैसे आर्थिक एकीकरण, सांस्कृतिक एकीकरण, चिंताओं का एकीकरण, समस्याओं का एकीकरण, सबको बढ़ावा दिया। तो अगर मान लीजिए किसी देश में, सपोज किसी देश में कुछ बेस्ट गवर्निंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है, और आप उनके बारे में जान रहे हैं कि अमुक देश में अमुक प्रैक्टिस की वजह से, शासन के अमुक क्रियाकलापों की वजह से, अमुक का मतलब होता है गिवन, कोई भी इसी क्रियाकलाप की वजह से जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को व्यापक लाभ मिल रहा है। मान लीजिए ऐसा आपको पता चला, छोड़िए सिंपल एग्जांपल, एमजी नरेगा। देखो जी, ग्रामीण उत्थान के क्षेत्र में, खास करके ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में, इतना तो आपको मानना पड़ेगा, उपलब्ध इनिशिएटिव्स में से ये एक बेहद शानदार इनिशिएटिव मानी जाती रही है ना, मिला जुला कर। हाँ, अब इस इनिशिएटिव की वजह से ये तो नहीं होगा कि लोगों को अंबानी और बिरला बना देंगे, लेकिन हाँ, रोजगार तो, एक न्यूनतम रोजगार की गारंटी दी जा रही है ना, और सफलतापूर्वक ये मुहिम काम कर रही है पंचायती राज की निगरानी में। अब सपोज भारत जैसे हालात, तो भाई एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर पश्च उपनिवेशी देशों का है, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स का है, जो पहले जिनका अपना औपनिवेशिक अतीत रहा है, बाद में भी औपनिवेशीकरण के द्वारा नव स्वतंत्र अस्तित्व धारण किए। तो सपोज इसी तरह की इनिशिएटिव को अफ्रीकी मूल के या अफ्रीकी महाद्वीप का विदेश अपनाना चाहे, या छोड़िए अफ्रीका तक कहाँ जाना है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पाकिस्तान में ये मांग होने लगी वहाँ की सरकार से, वहाँ के किसान, वहाँ के गरीब मजदूर अपनी सरकार से ये मांग करने लगे कि देखो जी, भारत में एक योजना है, महात्मा गांधी नरेगा। महात्मा गांधी नरेगा गरीबों को एक न्यूनतम रोजगार की गारंटी देती है, और इसका उस देश के गरीबों को काफी लाभ मिला है। हम गरीबों के लिए भी कुछ ऐसा ही करो। अब बताइए पाकिस्तान में ये बात किस आधार पे उठ रही है? भारत के अंदर अंजाम दी जाने वाली एक बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पे। क्यों? क्योंकि इस बेस्ट प्रैक्टिस से पाकिस्तान के लोग अवगत हो गए, अपनी सरकार से मांग करने लगे। बताइए यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या है, ग्लोबल है कि नहीं? ठीक वैसे ही भारत के लोग अमेरिका या रूस या फ्रांस में सपोज कोई बेस्ट गवर्निंग प्रैक्टिस अंजाम दी जा रही है और हम उससे रूबरू हो चुके, तो अपनी सरकार से भी डिमांड करेंगे कि नहीं? और जब हम डिमांड करें और सरकार उसके अनुसार हमारे साथ रिएक्ट करे, ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बात होगी। इसी को बोला गया सेवा आपूर्ति। उसी अनुरूप सरकार भी, यानी स्टेट, हमें सेवा देने की कोशिश। अब आपको याद रहेगा ये, घर जाएंगे और जब इसे दोहराएंगे तो ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि लाइफ में पहली बार इसे पढ़ा है, ऐसा लगेगा कि लंबे समय से मेरे दिमाग में ये है। चलिए, ये तो आप समझ गए। अभी इसको लिख लें कि इंटरेक्शंस पढ़ा दूं उसके बाद लिखाऊं? देख लीजिए, हेडिंग क्या डालेंगे आपके सामने, ई शासन के विभिन्न प्रतिमान। अच्छा, अभी ई शासन पर तो कुछ लिखा ही नहीं ना, तो ऐसा करिए, अभी सीधे ई शासन का प्रतिमान मत लिखिए, ई शासन पे थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। अगर इस पर कुछ लिखना हो तो आंसर को इंट्रोड्यूस तो करेंगे ना। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए ई शासन, है ना, सिंपल ई शासन।
एंड नाउ टेक डाउन प्लीज, टेक डाउन। सरकार के कार्यों में, सरकार के कार्यों में आईसीटी, आईसीटी यानी 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 सूचना एवं सूचना एवं संचार तकनीक, तकनीक या प्रौद्योगिकी जो लिखना चाहें लिख लीजिए। सरकार के कार्यों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का स्मार्ट शासन की प्राप्ति के उद्देश्य से प्रयोग या अनुप्रयोग, स्मार्ट शासन की प्राप्ति के उद्देश्य से अनुप्रयोग। और फिर से पूरा वाक्य बोल दे रहा हूं। सरकार के कार्यों में आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का स्मार्ट शासन की प्राप्ति के मकसद से उपयोग क्या कहलाएगा? ई शासन, शासन। क्लियर है? फिर से सुनो, सरकार के कार्यों में आईसीटी का प्रयोग किस मकसद से? स्मार्ट शासन की प्राप्ति के, आप ऐसे लिखेंगे स्मार्ट शासन की प्राप्ति के माध्यम से, हाँ, स्मार्ट शासन की प्राप्ति के उद्देश्य से अनुप्रयोग ई शासन है। इसी में अगला वाक्य लिख लिए, स्मार्ट शासन का अभिप्राय, स्मार्ट शासन का अभिप्राय, स्मार्ट शासन का अभिप्राय सरल, स्मार्ट शासन का अभिप्राय सरल, नैतिक, सरल, नैतिक, उत्तरदायी यानी जवाबदेह, सरल, नैतिक, जवाबदेह, अनुक्रियाशील, अनुक्रियाशील तथा तथा पारदर्शी शासन से, हाँ, पारदर्शी शासन से। क्लियर है ये बात? इस तरह से आप ई शासन को इंट्रोड्यूस करेंगे एक दो लाइन में। अब यहीं पर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, विश्व बैंक के शब्दों में, विश्व बैंक के शब्दों में ई शासन के, विश्व बैंक के शब्दों में ई शासन के कई सारे लाभ हैं, जैसे जैसे सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में कमी, भ्रष्टाचार में कमी, राज्य नागरिक संबंधों में प्रगाढ़ता, राज्य नागरिक संबंधों में प्रगाढ़ता, राज्य नागरिक संबंधों में प्रगाढ़ता, राजस्व में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, इत्यादि इत्यादि। अगला लिखेंगे, यूनेस्को के अनुसार, यूनेस्को के अनुसार शासनिक गतिविधियों में, यूनेस्को के अनुसार शासनिक गतिविधियों में
सूचना एवं संचार तकनीक का एवं संचार तकनीक का प्रयोग करने वाली शासन प्रणाली। सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग करने वाली शासन प्रणाली ई शासन कहलाएगी। ई शासन कहलाएगी तथा यह प्रणाली सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी स्तरों पर कार्यकुशलता कार्यकुशलता तथा पारदर्शिता के साथ सूचनाएं उपलब्ध कराती है। ये शासनिक प्रणाली क्या करती है? सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक सभी स्तरों पर कार्यकुशलता व पारदर्शिता के साथ सूचनाएं उपलब्ध कराती है। ई शासन के प्रमुखतः ई शासन के प्रमुखतः ई शासन के प्रमुखतः तीन चरण होते हैं। इस शासन के प्रमुखतः तीन चरण होते हैं। पहला, कंप्यूटरीकरण। पहला, कल पढ़ाया था ना इसको, हाँ, कंप्यूटरीकरण। इसके अंतर्गत कंप्यूटर प्रणाली को विकसित किया जाता है। उसे लागू किया जाता है, यानी उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इसके अंतर्गत कंप्यूटरों को जोड़कर डेटा साझा किया जाता है। नेटवर्किंग, कंप्यूटरों को जोड़कर डेटा साझा किया जाता है। तीसरा, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। हिंदी में भी प्रोग्रामिंग ही लिखेंगे, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। इसके अंतर्गत कार्यक्रमों को कार्यक्रमों को संचालित व प्रसारित किया। अब एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, ई शासन की विशेषताएं। ई शासन की विशेषताएं। देखिए, पॉइंट नंबर 1, पहली विशेषता, इससे नौकरशाही में इससे नौकरशाही में नौकरशाही में सरलता व पारदर्शिता आती है। इससे नौकरशाही में सरलता व पारदर्शिता आती है तथा तथा राज्य नागरिक संबंध
तथा राज्य नागरिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। आम जनता का, इसी पॉइंट में लिखिए, आम जनता का या आम जनता के मन में सरकार के प्रति सरकार के प्रति आम जनता के मन में सरकार के प्रति विश्वास बहाली जागृत हो। विश्वास बहाली जागृत होती। सेकेंड पॉइंट, जनता के लिए जनता के लिए जनता के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, रोजगार इत्यादि क्षेत्रों में ई सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित इत्यादि क्षेत्रों में ई सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती। सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित। नेक्स्ट पॉइंट, ई शासन से उत्पादन लागत में कमी आती है। उत्पादन लागत में कमी आती है, राजस्व में वृद्धि होती है। उत्पादन लागत में कमी आती है, राजस्व में वृद्धि होती है, आर्थिक विकास को गति मिलती है। नाउ पुट डाउन द हेडिंग, ई शासन के विभिन्न प्रतिमान। ई शासन में अब तक जितना डिस्कस हुआ है सबका डिक्टेशन कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। हाँ, आप बताइए, जो चीज़ें घंटों आप पढ़ते हैं, आपको नहीं लगता कि अपना नोट्स हो तो 5 मिनट में रिवाइज कर ले जाएं? रिवीजन के लिए आपका क्लास नोट्स, अच्छा प्रिंटेड नोट्स भी तो आपको मिला होगा गवर्नेंस का। अच्छा कोई नहीं, तो जब स्टडी मटेरियल के अंदर तो मिल ही जाएगा आपको, बट आप ज़्यादातर फोकस करेंगे क्लास नोट्स पे। क्लास नोट्स के अलावे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार बनाएंगे, प्लस टेस्ट सीरीज में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी इंडिपेंडेंटली हैंडल करेंगे। ये नहीं कि किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है तो पहले से ही आप ताक झांक करने लगे, ये वेबसाइट सर्च करना, वो सर्च करना। जब यही सर्च करना था तो क्लास में बैठने की क्या ज़रूरत थी? अपना नोट्स बार बार रिवीजन करेंगे तो किसी वेबसाइट को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके हिस्से का काम मैं कर लेता हूँ, समझ रहे मेरी बात? हाँ, जहाँ जहाँ सर्च करना होता है वो मैं करके ही आता हूँ। आपको क्या लगता है, ऐसा तो है नहीं कि मैं मुंह उठाए चलाऊंगा? छठी सातवीं के क्लास के बच्चों की क्लास नहीं है, ये सिविल सेवा के अभ्यर्थियों की क्लास है। यहाँ हर विद्यार्थी अपने आप में एक घुटा हुआ टीचर होता है, और ये हमें मालूम है बिना किसी के बताए। खैर, ई शासन के विभिन्न प्रतिमान, शुरू हो जाइए। पहला प्रतिमान, व्यापक व्यापक प्रसार प्रतिमान। व्यापक प्रसार प्रतिमान, इस प्रतिमान के तहत सरकार तथा उसकी संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त सरकार तथा उसकी संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त
सूचनाओं का प्रसार किया जाता है। जैसे सरकार की संरचना, जैसे सरकार की संरचना तथा जैसे सरकार की संरचना तथा विभिन्न विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, स्कंधों इत्यादि से संबंधित स्कंद, डिपार्टमेंट बटा होता है ना अलग अलग स्कंद में। हाँ, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, स्कंधों इत्यादि से संबंधित आधिकारिक सूचना, इत्यादि से संबंधित आधिकारिक सूचना, कॉमा देकर लिखेंगे आगे, इत्यादि से संबंधित आधिकारिक सूचनाएं, कॉमा कानून के मसौदे से संबंधित सूचनाएं, बजट तथा बजट तथा व्यय से जुड़ी सूचनाएं इत्यादि। इसके अलावे सरकारी रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट, नीतिगत दस्तावेज, नीतिगत दस्तावेज इत्यादि को भी आम जनता के लिए, इत्यादि को भी आम जनता के लिए प्रसारित किया जाता है, इत्यादि को भी आम जनता के लिए प्रसारित किया जाता है। आगे लिखिए, ध्यान रहे, ध्यान रहे इस प्रतिमान का उद्देश्य, ध्यान रहे इस प्रतिमान का उद्देश्य, ध्यान रहे इस प्रतिमान का उद्देश्य आम जनता को, आम जनता को सहजता से, सहजता से सरकारी सेवाओं की जानकारी देनी है या सरकारी सूचनाओं की जानकारी, आम जनता को सहजतापूर्वक सरकारी सूचनाओं की जानकारी देनी है, आम जनता को सहजतापूर्वक सरकारी सेवाओं की जानकारी देनी है, ताकि ताकि सरकार तथा जनता के बीच, ताकि सरकार तथा जनता के बीच, ताकि सरकार तथा जनता के बीच परस्पर संबंधों को, परस्पर संबंधों को मजबूत बनाया जा सके, सरकार तथा जनता के बीच परस्पर संबंधों को मजबूत। दूसरा लिख लीजिए, मुख्य प्रवाह प्रतिमान, मुख्य प्रवाह प्रतिमान, टेक डाउन प्लीज। इस प्रतिमान का उद्देश्य, इस प्रतिमान का उद्देश्य सरकार की विशिष्ट सूचनाओं को, इस प्रतिमान का उद्देश्य सरकार की विशिष्ट सूचनाओं को किसी विशेष वर्ग तक पहुंचाना है, सरकार की विशिष्ट सूचनाओं को केवल विशेष वर्गों तक पहुंचाना है। जैसे किसी अनुसंधान संगठन को, अनुसंधान संगठन को अंग्रेजी में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, समझ रहे मेरी बात। जैसे किसी अनुसंधान संगठन को विशेष, किसी अनुसंधान संगठन को किसी विशेष अनुसंधान के लिए
जैसे किसी अनुसंधान संगठन किसी विशेष अनुसंधान के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रतिमान का उद्देश्य सरकार की विशिष्ट सूचना को किसी विशेष वर्ग तक पहुंचाना है। जैसे किसी अनुसंधान संगठन को किसी विशेष अनुसंधान के लिए सरकार द्वारा दी गई सूचना। जैसे भ्रष्टाचार संबंधी सूचना, कोई जांच रिपोर्ट, अनुसंधान संबंधी सामग्री, अनुसंधान संबंधी अध्ययन सामग्री इत्यादि। भ्रष्टाचार संबंधी दस्तावेज, रिपोर्ट, अध्ययन सामग्री, ये सब। अनुसंधान सामग्री, रिसर्च मटेरियल। तीसरा, तुलनात्मक विश्लेषण प्रतिमान। तुलनात्मक विश्लेषण प्रतिमान निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र में उपलब्ध सूचनाओं को निजी क्षेत्र में उपलब्ध सूचनाओं को सरकारी क्षेत्र की सूचनाओं के साथ निजी क्षेत्र में उपलब्ध सूचना सरकारी क्षेत्र की सूचनाओं के साथ जोड़कर निजी क्षेत्र में उपलब्ध सूचना सरकारी क्षेत्र की सूचना के साथ जोड़कर उसका प्रसार आम लोगों तक किया जाता है। निजी क्षेत्र में उपलब्ध सूचनाओं को सरकारी क्षेत्र की सूचनाओं के साथ जोड़कर आम जनता तक उसका प्रसार किया जाए। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य राज्य नागरिक संबंध को प्रगाढ़ बनाना है। राज्य नागरिक संबंध को प्रगाढ़ बनाना है और सरकारी क्षेत्र की छवि को सुधारना है। राज्य नागरिक संबंध प्रगाढ़ बनाना है तथा सरकारी क्षेत्र की छवि को सुधारना है। क्लियर है? चौथा प्रतिमान कौन सा है? सेवा आपूर्ति प्रतिमान। सेवा आपूर्ति प्रतिमान। प्लीज टेक डाउन। यह प्रतिमान यह प्रतिमान यह प्रतिमान नागरिकों को यह प्रतिमान नागरिकों वैश्विक शासन के साथ जोड़ता है। यह प्रतिमान नागरिकों शासन के साथ जोड़ता है। यह प्रतिमान नागरिकों वैश्विक शासन के साथ जोड़ता है। किसी भी देश, अगला वाक्य लिखिए, किसी भी देश या या किसी वैश्विक घटना से किसी भी देश या किसी वैश्विक घटना से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वैश्विक घटना से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर देश के नागरिक, तो सुनिए, किसी भी देश या वैश्विक घटना से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर देश के नागरिक अपनी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय स्तर की सरकारों से
अपनी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय स्तर की सरकारों से सेवाओं की मांग कर सकते हैं कि नहीं? सेवाओं की मांग कर सकते। इस प्रकार, अगला वाक्य, इस प्रकार यह मॉडल यानी यह प्रतिमान न केवल यह प्रतिमान न केवल सेवाओं की आपूर्ति यह प्रतिमान न केवल सेवाओं की आपूर्ति अपितु अपितु राज्य को राज्य को जवाबदेह राज्य को जवाबदेह बनाने में सफल है। क्लियर है? हाँ। ई शासन के स्वरूप अथवा इसके अंतर्गत होने वाली अंतःक्रियाएं, इसी की बात कर रहे थे आप शुरुआत में। हाँ, शायद कल हेडिंग पहले यही लिखवा दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे हेड्स को तो पढ़ना ही है। देखिए, अभी आप ध्यान से समझेंगे इसको विथ फुलेस्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा, ये दो तीन क्वेरीज आई है मेरे पास, तो ये जैसे समझा और लिखा दूंगा, उसके बाद एक बार मुझे टोक दीजिएगा आप। पहले आपके डाउट्स ले लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। आज हमारी कोशिश होगी कि ई शासन टॉपिक को पूरा कर लें। और ध्यान रखिएगा, कल तो संभवतः छुट्टी ही होगी जहां तक मुझे लगता है। मतलब आधिकारिक तौर पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, आधिकारिक तौर पे तो आप तक सूचना जाएगी या आ चुकी होगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, जलेबी तो जब आप आएंगे नहीं यहां तो जलेबी कैसे मिलेगी? पार्सल किया जाएगा। अच्छा, कल खान सर आ रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कि फंक्शन होगा यहाँ। फिर तो क्या क्या टेंशन है। कल बढ़िया गणतंत्र दिवस मनाइए, जलेबी उड़ाइए। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो कभी कभी हो जाता है। नहीं, जलेबी तो खत्म नहीं होगी। जलेबी खत्म नहीं हो सकती। और ध्यान रखना, ये इकलौती ऐसी मिठाई है हमारे यहाँ जो पूरे देश में आपको मिल जाएगी, हर जगह। नहीं नहीं, हरियाणा में खूब मिलती है, क्या बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा। तो हरियाणा में कुछ विशेष है? अच्छा अच्छा। कोई नहीं। कूल कूल कूल, इधर आ जाइए। देखो जी, ई गवर्नेंस में ध्यान रखिएगा, अगेन वही बेसिक कंसेप्ट, वही फंडामेंटल, एक साइड स्टेट, दूसरे साइड सिटीजन। अब अब इन्हीं के इर्द गिर्द इंटरेक्शन होगा। आप ध्यान रखिएगा, जरा मुझे सुन लीजिए।
सिटीजन अपने आप की जो अभिव्यक्ति है वो कई रूपों में करता है। अभी आप बेरोजगार नागरिक के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, कल को नौकरशाह बन जाएंगे तो भी तो नागरिकता तो छीन नहीं जाएगी, नागरिक ही रहेंगे, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति बदल जाएगी कि नहीं, एक्सप्रेशन। आपकी जो एक नागरिकता की हैसियत है, एक नागरिक के रूप में आपका स्वरूप बदल जाएगा। मान लीजिए कोई आप उद्यमी बन गए, बिजनेस चलाने लगे, बिजनेसमैन हो गए, तो रहेंगे देश के नागरिक ही, लेकिन एक नागरिक के नाते आपका स्वरूप पहले की तुलना में बदल गया। तो एक नागरिक की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां गवर्नमेंट है, यहां कौन है, सिटीजन। तो सिटीजन के लिए जब सिटीजन लिखा जाए तो समझिए कि आम नागरिक। अब जैसे मान लीजिए यही सिटीजन गवर्नमेंट का भी हिस्सा बनेगा, यही सिटीजन गवर्नमेंट का भी हिस्सा बनेगा, यही सिटीजन बिजनेस का भी हिस्सा बनेगा, यही सिटीजन ऑर्डिनरी सिटीजन भी बना रहेगा। ये जब गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगा तो आप उसके स्पेसिफिक रूप की बात कर रहे हैं ना, बिजनेस का हिस्सा बन रहे हैं तो आप उसके स्पेसिफिक रूप की बात कर रहे हैं। सामान्यतः सिटीजन का सिटीजन बने रहना मतलब उसका नैसर्गिक रूप है, जिसको आम जनता को जिस रूप में आप लेते हैं वो वाला स्टेटस यहाँ है। तो देखिए सिटीजन, ये नॉर्मल रूप, ये बिजनेस, ये गवर्नमेंट, और यही सिटीजन गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय की भी भूमिका निभाता है। तो देखिए मूल रूप से इंटरेक्शन दो ही के बीच हो रहा है, गवर्नमेंट और सिटीजन। सामान्य भाषा में कह लीजिए स्टेट एंड सिटीजन। गवर्नमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, स्टेट, स्टेट एंड सिटीजन। तो स्टेट और सिटीजन के बीच ई गवर्निंग डिवाइसेस का प्रयोग करते हुए, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करते हुए, आईसीटी का प्रयोग करते हुए 4 स्तरों पर अंतःक्रिया संपन्न होती है। इंटरैक्शन, अंतःक्रिया, समझ रहे मेरी बात। वो 4 स्तर कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका ई गवर्नेंस, ई शासन, ई शासन पहला, गवर्नमेंट टू सिटीजन। दूसरा, गवर्नमेंट टू बिजनेस, बहुत बढ़िया। तीसरा, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय ना, अच्छा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, चलो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और चौथा, हाँ, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। मतलब कल जैसे लिखा था वैसे ही लिखा होना चाहिए, नहीं? हाँ कोई बात नहीं, आप इतना ध्यान रखते हैं, ये क्या कम है। अब देखिए किसी भी दो एंटिटीज के बीच अगर कोई इंटरेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए दो लोगों ने तय किया, डेट तय किया कि हमें डेट पे चलना है, तो कोई ना कोई साइट तय होती है ना, साइट तय होती है, उसी को कहते हैं सामान्य भाषा में अंतराफलक, इंटरफेस। समझ रहे मेरी बात? हाँ, कि वहां अगर हम दोनों आएंगे तो अपने तय उद्देश्यों को पूर्ण कर पाएंगे। आप अपनी बातें कहेंगे, वो अपनी बातें कहेंगे या कहेंगी, हाँ। तो अंतराफलक, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो यहां पर दो बॉडीज, दो एंटिटीज कौन है, एक तरफ गवर्नमेंट दूसरी तरफ सिटीजन, एक तरफ गवर्नमेंट दूसरी तरफ बिजनेस, एक तरफ गवर्नमेंट दूसरी तरफ, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट। इसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, भारत वर्सेस अमेरिका। अरे भारत में भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, तो इनके बीच भी तो अंतःक्रियाएं होंगी, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। यहां गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार, इधर देखिए मेरी तरफ, कोई भी सरकार हो, आपको नहीं लगता कि सरकार एक बहुत बड़ी रोजगार प्रदाता है?
उसके पास एम्प्लॉयज़ की अच्छी खासी पूल है, तो सरकार और एम्प्लॉयज़ के बीच भी कोई ना कोई अंतरा फलक होना चाहिए कि नहीं, इंटरफेस होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां एम्प्लॉय अपने मन की बातें कह सके और सरकार, यहाँ मन की बातें का मतलब भाई अपने हितों को प्रकट कर सके, अपनी हाँ, अपनी जरूरतों को प्रकट कर सके। अगर सरकार से मान लीजिए उसे कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति को भी दर्ज करा सके, ये तमाम चीजें ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये दोनों का इंटरेक्शन है, ये किस रूप में होता है? तो गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन में आप तीन चीजें देखेंगे। आम जनता को सरकार से क्या चाहिए? अच्छा, हमें दिल्ली से प्रयागराज का मान लीजिए टिकट बुक कराना है, तो हमें कहीं ना जाना पड़े, घर बैठे आसानी से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाएं और अपना टिकट बुक कर सकें। चलिए, टिकट बुक कर लिया। अब प्रयागराज एक्सप्रेस कितना लेट है, किस प्लेटफॉर्म से जाएगी, मेरी जो बोगी है वो कोच क्रम में कौन सी होगी, उसके अगल बगल की साइट क्या होगी प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम आसानी से वहीं चले जाएं। ये नागरिक चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हमारे यहाँ क्या होता है, वेबसाइट पे दिखाया जाएगा ट्रेन इज डिलेड बाई 40 मिनट्स, और जाने में पता चला कि 4 घंटा। आप ही बताइए, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो इंटरफेस है, जो अंतराफलक है, क्या सही काम कर रहा है? नहीं। बताया कि ट्रेन जाएगी 8 नंबर प्लेटफॉर्म से, और 5 मिनट पहले अनाउंसमेंट हो रहा है कि जरूरी कारणों से, हाँ, ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर 8 से बदलकर 1 कर दिया गया है। अब भागे जा रहे हैं। हाँ, अगर यही करना था तो वेबसाइट पे पहले से उपलब्ध करा दो, पल पल की सूचनाएं दीजिए। अगर सही में आप ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को, यात्रियों को सुविधा देना चाहते हैं तो भाई ई सर्विसेज के माध्यम से तो आप कर सकते हैं ना ऐसा। और केवल संचार या परिवहन ही क्यों, इसको कह सकते हैं ना ई संचार या ई परिवहन। आप इसी को कह सकते हैं, मान लीजिए स्वास्थ्य से संबंधित आपको जानकारियां लेनी है तो ई स्वास्थ्य। अब भाई सरकार हमारे लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चला रही है ना, जैसे आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कैसे कोई एनरोल करेगा, उसका लाभ कैसे उठाएगा, अमुक बीमारी के संबंध में किन किन अस्पतालों को हम अप्रोच कर सकते हैं, सारा लिस्ट होता है। समझ रहे मेरी बात? ये सारी सूचनाएं आपको राइट टाइम और एक्यूरेसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ उपलब्ध करानी होगी। अगर मान लीजिए सरकार करा रही है बढ़िया से, तो हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट टू सिटीजन इंटरेक्शन सही चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ई स्वास्थ्य, बिल्कुल ई रोजगार, सही कहा आपने। हाँ हाँ, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जानकारियां, ई शिक्षा इत्यादि। तो देखिए, इन्हीं फील्ड में गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच आमतौर पे इंटरेक्शन होता है कि नहीं? हाँ। अब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट टू बिजनेस, बोर्ड वर्क को फॉलो कर लीजिए, है ना, साथ साथ समझाने के क्रम में ही इसको फॉलो करते चलिए। इससे क्या होगा कि जो मैं नोट्स आपको लिखवाऊंगा, एक दो बार उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल इसे स्कैन कर लेंगे अपनी आंखों से, जैसे नजर डालेंगे ये स्कैन हो जाएगा। स्कैन समझ रहे हैं? हाँ, मानसिक चक्षु में छप जाएगा, मस्तिष्क की आंख में। अच्छा, गवर्नमेंट टू बिजनेस, अब बताइए, गवर्नमेंट जो आपको सेवाएं प्रदान करती है, बताइए क्या उसमें बाजार की भूमिका होती है कि नहीं होती है? तो जाहिर सी बात है, अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट आपको चीनी बांट रही है मुफ्त में, और भी तमाम चीजें, तो गवर्नमेंट को सारी चीजें किसी न किसी से परचेज करना पड़ेगा ना, किसी न किसी को टेंडर देना पड़ेगा।
जाहिर सी बात है किसको टेंडर देंगे? जो चीनी निर्माण करने वाली जो कंपनी है या मिल है उसको देंगे आप। आटा के लिए भी वैसे ही। तो गवर्नमेंट को बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट से संपर्क करना पड़ता है। ठीक है। अब ये जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं इनको कई बार समस्या आती है गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करने में, बीच में बिचौलिए आ जाते हैं। ऐसा है, हम आपका टेंडर पास करा देंगे, टेंडर पास करा देंगे, 10 करोड़ का टेंडर होगा, लेकिन 10% की कटिंग चाहिए। कटिंग समझ रहे हैं? हाँ, उड़ा ले गया 1 करोड़। और भी जब जाएंगे नौकरशाहों के पास तो वहां पर अप्रूवल मिलने में, सैंक्शन मतलब स्वीकृति मिलने में, लाइसेंस मिलने में कई तरह की दिक्कतें आएंगी। अब जैसे मान लीजिए ई गवर्नेंस के माध्यम से गवर्नमेंट मान लीजिए ई कॉमर्स की सुविधाएं प्रदान कर दे। ई कॉमर्स गवर्नमेंट मान लीजिए ई लाइसेंसिंग की सुविधाएं प्रदान कर दे। ई लाइसेंसिंग की गवर्नमेंट मान लीजिए ई कर भुगतान की सुविधाएं मुहैया करा दे। बताइए कोई टेंशन है? बीच के बिचौलिए गायब हो जाएंगे कि नहीं? ईमानदारी से गवर्नमेंट कम लागत पे बेहतर उत्पाद, हाँ, प्राप्त कर सकती है और उसे जनता को प्रदान कर सकती है। ये क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन। अगर हम बात करें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो देखिए आज हमारे यहाँ ई न्यायालय की व्यवस्था चल रही है। ई न्यायालय, ई पुलिस, ये सब क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन। ई गवर्नेंस के अंदर इंटरेक्शन। वहीं अगर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय की बात करें तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के स्तर पे क्या पाएंगे आप कह सकते हैं पारदर्शी सूचना। पता है कि हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित सूचनाएं हमें मिले, पारदर्शी सूचनाएं, आवश्यक प्रशिक्षण, आवश्यक ई प्रशिक्षण, ई शिकायत निवारण, चाहेगा ना एम्प्लॉय, इत्यादि। तो ध्यान रखिएगा ई गवर्नेंस के अंदर यही 4 स्तरों पर गवर्नमेंट इंटरेक्शन करती है, 4 रूपों में। ये इंटरेक्शन के यानी अंतः क्रिया के चारों रूप कौन से हैं? गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अब इसी को मान लीजिए हिंदी में लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे इस रूप में भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे गवर्नमेंट शो करती है इस मॉडल को, मतलब इस स्वरूप को। गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब सरकार व बिल्कुल नागरिकों के मध्य अंतःक्रिया, सरकार व नागरिकों के मध्य अंतःक्रिया। गवर्नमेंट टू बिजनेस का मतलब क्या हुआ? सरकार व व्यापार के मध्य अंतःक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, सरकार के मध्य अंतःक्रिया। और इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, सरकार व कर्मचारियों के मध्य अंतःक्रिया। तो ये समझ गए चारों अंतःक्रियाएं। अब हेडिंग लिखिए, पहला सरकार व नागरिकों के मध्य अंतःक्रिया। सरकार व नागरिकों के, इसको बना लिया है ना नोटबुक में? हाँ, सरकार व नागरिकों के मध्य अंतःक्रिया। अगर इसे कॉपी नहीं किए होंगे तो बोलिए, मैं रुक जाऊं 10 सेकंड। चलो 20 सेकंड, इसको उतार लो। उतार लिए? अब अविलंब लिखना शुरू कर दें। हेडिंग डाल लिया आपने, सरकार व नागरिकों के मध्य अंतःक्रिया, टेक डाउन।
इस मामले में इस मामले में इस मामले में सरकार व नागरिकों के मध्य इस मामले में सरकार व नागरिकों के मध्य एक अंतरा फलक इंटरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, संपर्क बिंदु सरकार व नागरिकों के मध्य एक अंतरा फलक निर्मित किया जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां लिखा है ना, देखिए, एक अंतरा फलक निर्मित किया जाता है जो जो नागरिकों को लोक सेवाओं की जो नागरिकों को लोक सेवाओं की जो नागरिकों को लोक सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला की लोक सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला की प्रभावी आपूर्ति का लोक सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला की प्रभावी आपूर्ति का लाभ प्राप्त करने में प्रभावी आपूर्ति का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है सक्षम बनाता है। इसके अंतर्गत अगला वाक्य, इसके अंतर्गत जहां एक तरफ सार्वजनिक सेवाओं की जहां एक तरफ सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता जहां एक तरफ सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता व पहुंच को विस्तारित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। सेकंड पॉइंट, सरकार की व्यापार के साथ अंतःक्रिया। सेकंड सब हेडिंग डाल लीजिए, सरकार की व्यापार के साथ G2B G2B G2C आपने लिख लिया, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। G2B सरकार की व्यापार के साथ अंतःक्रिया, सरकार की व्यापार के साथ अंतःक्रिया या फिर सरकार व व्यापार के बीच अंतःक्रिया। टेक डाउन, यहां 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 ई शासन के औजारों अथवा संयंत्रों का प्रयोग ई शासन के औजारों अथवा संयंत्रों का प्रयोग औजारों अथवा संयंत्रों का प्रयोग उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराने वाले उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराने वाले व्यापारिक समुदाय को उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराने वाले व्यापारिक समुदाय को सरकार के साथ बिना किसी बाधा के यानी अबाधित तरीके से बिना किसी बाधा के अंतःक्रिया करने में
अंतःक्रिया करने में सहायता देने के लिए किया जाता है। अंतःक्रिया करने में सहायता देने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य, अगला वाक्य लिखिए इसी में, इसका उद्देश्य सरकार के साथ, इसका उद्देश्य सरकार के साथ सौदेबाजी करते समय, सौदेबाजी समझ रहे हैं, बार्गेनिंग, इसका उद्देश्य सरकार के साथ सौदेबाजी करते समय लाल फीताशाही में कटौती करना, लाल फीताशाही में कटौती करना मतलब प्रशासनिक लेट लतीफ़ी, लाल फीताशाही में कटौती करना, समय बचाना, कार्यचालन लागत को घटाना, यानी कार्य को संचालित करने में जो लागत आएगी उसको घटाना, कार्यचालन लागत को घटाना, तथा एक अधिक पारदर्शी, एक अधिक पारदर्शी व्यापारिक वातावरण का सृजन करना, एक अधिक पारदर्शी व्यापारिक पर्यावरण का या वातावरण का सृजन करना, निर्माण करना। ठीक। तीसरा हेड लिख लीजिए, सरकार की सरकार के साथ अंतःक्रिया, यही है ना? हाँ, सरकार की सरकार के साथ अंतःक्रिया। इस मामले में, इस मामले में आईसीटी यानी, आईसीटी यानी सूचना एवं, इस मामले में आईसीटी यानी सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग, इस मामले में आईसीटी यानी सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग न केवल, न केवल सरकारी संस्थाओं के, न केवल सरकारी संस्थाओं के कार्यचालन में निहित, न केवल सरकारी संस्थाओं के कार्यचालन में निहित सरकारी प्रक्रियाओं की, न केवल सरकारी संस्थाओं के कार्यचालन में निहित सरकारी प्रक्रियाओं की पुनर्संरचना के लिए, सरकारी प्रक्रियाओं की पुनर्संरचना के लिए किया जाता है, बल्कि सरकारी संरचनाओं की पुनर्संरचना के लिए किया जाता है, बल्कि अलग अलग संस्थाओं के बीच, अलग अलग संस्थाओं के बीच सूचना एवं, अलग अलग संस्थाओं के बीच सूचना एवं सेवाओं के प्रवाह में, सूचना एवं सेवाओं के प्रवाह में, सूचना एवं सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि करने के उद्देश्य से भी किया जाता है, सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। चौथा और आखिरी, सरकार का कर्मचारियों के साथ अंतःक्रिया। सरकार का कर्मचारियों के साथ अंतःक्रिया लिखिए, अमूमन, अमूमन सरकार को, अमूमन सब सरकार को सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता अथवा
रोजगार प्रदाता, रोजगार देने वाली संस्था, रोजगार प्रदाता अथवा अथवा नियोक्ता, नियोक्ता मतलब नियुक्तियां प्रदान करना, अथवा नियोक्ता की संज्ञा दी जाती है। और किसी भी संगठन की तरह और किसी भी संगठन की तरह और किसी भी संगठन की तरह इसे भी अपने कर्मचारियों के साथ, इसे मतलब सरकार को, किसी भी संगठन की तरह इसे भी अपने कर्मचारियों के साथ नियमित आधार पर नियमित आधार पर नियमित आधार पर अंतःक्रिया करनी पड़ती है। नियमित आधार पर अंतःक्रिया करनी पड़ती है। यह अंतःक्रिया यह अंतःक्रिया सरकार की संस्थाएं यह अंतःक्रिया सरकार की संस्थाएं तथा सरकार की संस्थाएं तथा उसके कर्मचारियों के मध्य एक उसके कर्मचारियों के मध्य एक द्विमार्गी एक द्विमार्गी प्रक्रिया होती है। आईसीटी की मदद से, यानी सूचना एवं संचार तकनीक की मदद से यह अंतःक्रिया तीव्र तथा प्रभावी बन जाती है। तीव्र तथा प्रभावी बन जाती है तथा कर्मचारियों का संतुष्टि स्तर भी बढ़ता है। कर्मचारियों का संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन लेवल, संतुष्टि स्तर भी बढ़ता है। संतुष्टि स्तर। नोट, हमारे देश में हमारे देश में ई शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहल, हमारे देश में ई शासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहल देखने को मिलती है, जो इस प्रकार है। कुछ महत्वपूर्ण पहल देखने को मिलती है जो इस प्रकार है के बाद डैश लगाएंगे और बिंदुवार लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, वर्ष 1998 में वर्ष 1998 में सूचना तकनीक सूचना तकनीक एवं सॉफ्टवेयर विकास पर, फिर से सुन लीजिए, हमारे देश में वर्ष 1998 में सूचना तकनीक एवं सॉफ्टवेयर विकास पर एक राष्ट्रीय कार्य दल का गठन किया गया। एक राष्ट्रीय कार्य दल का गठन किया गया। ये ई गवर्नेंस से संबंधित एक इनिशिएटिव है। सेकंड पॉइंट, वर्ष 1999 में वर्ष 1999 में केंद्रीय स्तर पर
सूचना तकनीक मंत्रालय का गठन किया गया, है ना, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में सूचना तकनीक अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 2000 में सूचना तकनीक अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट, वर्ष 2000 में ही नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वर्ष 2000 में ही नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना हैदराबाद में की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस की स्थापना हैदराबाद में की गई। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकारों ने ई शासन परियोजनाओं की शुरुआत की। राज्य शासन ने ई शासन परियोजनाओं की शुरुआत की। जैसे आंध्र प्रदेश में ई सेवा, कर्नाटक में भूमि, उत्तर प्रदेश में लोकवाणी, मध्य प्रदेश में ज्ञानदूत, मध्य प्रदेश में ज्ञानदूत इत्यादि। राजस्थान ई मित्र, लिख लो। राजस्थान में ई मित्र, और आपको बताऊं केरल में फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये सब कुछ ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव से। हाँ, बिहार में ई गवर्नेंस को लेकर मुझे नहीं मालूम है, सर्च कर लीजिएगा और मुझे भी बता दीजिएगा, है ना। बिहार में बाहर है, क्या करें। हाँ, 4-5 इन मुहिमों को आप याद रखेंगे, ये प्रोमिनेंट है ना। हाँ, बिहार भी दावा करता है कि हम सुशासन के क्षेत्र में, हाँ, बट बेसिकली उन्हीं ई गवर्नेंस स्टेट इनिशिएटिव्स को आप कंसीडर करेंगे जो लोकप्रिय हैं, है ना। जनरल नॉलेज के लिए सबका सर्च कर लीजिए, समय हो तो लिस्ट बना लीजिए, रट्टा मार डालिए, पर इन 4-5 को याद रखेंगे, है ना। जैसे ई मित्र, भूमि, है ना, हाँ, लोकवाणी, ये सब। डाउट ले लें, हाँ। तो खैर, ई शासन के अंदर जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए आगे आप देखेंगे कि कुछ और इनिशिएटिव्स ली गई, जैसे सिटीजन चार्टर, सेवोत्तम मॉडल। सेवोत्तम मॉडल में बेसिकली सिटीजन चार्टर सेवोत्तम मॉडल का एक अभिन्न हिस्सा है। सेवोत्तम मॉडल के अनुसार और 2 चीजें हैं, शिकायत निवारण तंत्र और सेवा आपूर्ति। सिटीजन चार्टर के साथ सेवा आपूर्ति और शिकायत निवारण तीनों को जोड़ देंगे तो इसको माना गया उत्तम सेवा, सेवोत्तम। 2009 से हमारे यहाँ प्रचलन में है।
तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे, है ना। सिटीजन चार्टर, सेवोत्तम मॉडल, और साथ में लोकपाल, लोकायुक्त, ये सारी चीज़ें समझेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास से जाने की तैयारी करने लगे। कुछ लोगों की कंसर्न्स हैं जो मेरे पास आई है, फटाफट इसे हम लोग एड्रेस कर लेते हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये ऑफिशियल चिट्ठा तो है नहीं कि सर आप 4 घंटे तक क्लास, ये किसी स्टूडेंट का है ना। हाँ, तो इसको मैं खारिज कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि क्लास एक योजनाबद्ध तरीके से, हाँ, सिस्टमेटिक तरीके से चलती है, तो ये मेरे डिस्क्रेशन से बाहर की चीज़ है। दूसरी बात, ठीक है ना, ये कट कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन अपने पास रखिए। अभी जब इस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन उसमें शामिल आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाए, चेप दिए, ई गवर्नेंस से कौन कौन क्वेश्चन आया है और मेरे पास थमा दिए। अभी भागीदारी पढ़ाया हूं पूरा। हाँ, तो पहली बात ध्यान रखना, इस पर्पस से कट कॉपी पेस्ट ना हो कि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने क्लास में कि हमने भी सवाल पूछा। थोड़ा मैच्योर बनिए। जब आपको मालूम है कि जैसे हम टॉपिक पूरा करेंगे इस पर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराएंगे आपकी, है ना। जो चल रहा है उससे पूछिए। अच्छा, ये तो एड्रेस हो ही चुका है। तुलनात्मक विश्लेषण प्रतिमान में सरकार द्वारा जो डाटा प्रस्तुत की जाएगी उसकी सत्यता की जांच का आधार क्या होगा? यही कि भाई वो अधिकृत स्रोतों से डाटा आ रहा है कि नहीं, ऑथेंटिक स्रोत से आ रहा है कि नहीं, जैसे सरकारी वेबसाइट वगैरह। ये क्वेश्चन है, जैसा कि ट्रम्प 2.0 फिर वही बना अनाप शनाप। 2.0 शासन की शुरुआत होते ही ट्रंप द्वारा कई कार्यकारी आदेशों को मंजूरी दी गई। उन्हीं में से एक, जन्म के साथ मिलने वाली नागरिकता पर कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। जैसा कि अमेरिका एक परिसंघ के रूप में कार्यान्वित होता है, क्या इन परिस्थितियों में कोर्ट द्वारा सरकारी आदेश पर रोक लगाया जा सकता है, जबकि अमेरिका में विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करने को प्रतिबद्ध है? संक्षेप में चर्चा करें। तो सर, प्रश्न का जवाब भी तो आपने खुद ही लिख दिया है। क्यों उसकी न्यायपालिका उसके आदेशों पर रोक लगाएगी, बताइए। क्या वो कोई तानाशाह है? जनता द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति है। और अमेरिका की न्यायपालिका के पास, वैसे भी आपको बता दूं, भारतीय न्यायपालिका की तरह शक्तियां नहीं है, है ना। अमेरिका की जो संघीय न्यायपालिका है वही बेसिकली राष्ट्रपति से संबंधित मुद्दों को एंटरटेन कर सकती है, और संघीय न्यायपालिका के पास बहुत संकीर्ण अधिकारिता है, बहुत सीमित अधिकारिता है। वो संघीय मुद्दों पर ही टिप्पणी कर सकती है, समझ रहे मेरी बात। हाँ, और वहां के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदमुक्ति में वहां के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है, भारत के राष्ट्रपति की तरह केवल हस्ताक्षर नहीं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि नहीं करेगी, है ना। हाँ, न्यायपालिका उसे खारिज नहीं करेगी। किस आधार पे खारिज करेगी भाई? ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो कम से कम, अच्छा, बीजेपी सरकार के द्वारा कोविड-19 के दौरान मजदूरों, श्रमिकों के मृत होने व अन्य डेटा का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं। देखो जी, भारत में वैसे भी डाटा की सुरक्षा कहाँ है? ये तो ई गवर्नेंस के मार्ग में एक चुनौती है। जब हम चुनौतियों पे बात करेंगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो सूचनाओं का दावा किया जाता है कि हम पूरी सूचनाएं साझा करेंगे, लेकिन आंशिक रूप से सूचनाएं साझा की जाती है। सूचनाओं की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। प्लस सूचनाओं के पूर्ण प्रसार की हम बात जरूर करेंगे, लेकिन प्रसार का अवसंरचना भी तो होना चाहिए, प्रसार का तंत्र भी तो विकसित होना चाहिए। वो अभी विकसित नहीं हुआ है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। तो धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी। ई गवर्नेंस के मार्ग में कई सारा अवसंरचनात्मक प्रॉब्लम है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। वो वक्त के साथ ही उसमें सुधार आएगा, इतनी आसानी से नहीं आएगा। तो अब नया टॉपिक क्या ही शुरू करें, नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
और आप सभी को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं।